पिछली वीडियो के अंदर आपने जो है पूरे फायदे देख लिए थे कि अगर आप स्कॉर्पियो NZ2 बेस मॉडल का डीजल मैनुअल वेरिएंट लो तो उसके कितने कुछ फायदे होते हैं, क्या कुछ आपको बेनिफिट्स मिलते हैं उस प्राइस रेंज के अंदर। वो जो आप 16.5-17 लाख रुपए उस गाड़ी के ऊपर लगा रहे हो तो आपको क्या कुछ चीज़ें मज़ेदार मिलती है। अब भाई साहब बात ये है कि परफेक्शन किसी भी चीज़, किसी भी जीव, किसी भी वस्तु, किसी भी गाड़ी, कोई भी A to Z चीज़ ले लो, परफेक्शन आपको उसके अंदर बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई कहीं ना कहीं खामी ज़रूर होती है। आज के पार्ट जो है उसके अंदर मैं आपको कॉन्स बताऊंगा, यानी कि खामियां बताऊंगा। अगर आप स्कॉर्पियो एन का Z2 वेरिएंट ले रहे हो या स्कॉर्पियो एन खरीद रहे हो या जो भी XYZ चीज़ें हैं, वो जो भी मैं आपको इसकी तारीफ़ों के जो मैं पुल बांधने वाला हूँ अभी बहुत तगड़े वाले, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। तो नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान। ये है स्कॉर्पियो एन के प्रोज एंड कॉन्स का पार्ट 2। तो जी पहला नेगेटिव है इसके ORVMs। अब ORVM है बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। आपको बढ़िया जो है अंदर व्यू मिलने वाले है ORVMs के, हालांकि प्लास्टिक मिलेगा आपको जो है DRL ज़रूर मिल जाएंगे, टर्निंग इंडिकेटर्स आपको इसके ऊपर ज़रूर मिल जाएंगे। लेकिन ये है भाई साहब मैनुअल एडजस्टेबल। अब मैनुअल एडजस्टेबल यानी कि ये जो है ना, ये आपको खुद उंगली मार यहाँ से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ना। आपको यहाँ पर आपको जो है कोई सेटिंग वाला आपको प्रोविज़न ना मिलेगा। और यहाँ तो आप छोड़ ही दो कि वो डंडी भी देने का जो है सोच ले कि एक डंडी ही दे देते हैं, उन्हीं को घुमा के जॉयस्टिक की तरह जो है शीशे एडजस्ट कर लिए जाएंगे। भाई साहब नहीं होते यहाँ पर, बात ये है। और उस साइड भी मैं दिखाऊँ तो मान लो वहाँ का मेरे को अगर शीशा एडजस्ट करना है, सेट करना है, तो कैसे करूँगा? उतर के करना पड़ेगा या कोई दूसरा बंदा बिठाना पड़ेगा। डंडी होती तो कहीं ना कहीं मैं कर भी देता। अब ये शीशा खोल के बाहर उंगली मारता, अच्छा मैं लगूंगा नहीं। इतने पैसे दे दिए, ठीक है, डंडी ही दे देते। अगर आपको इलेक्ट्रिकल वाला सिस्टम नहीं देना था, ऑटो फोल्डिंग तो दूर की बात है, ठीक है, कलर भी आप ऐसा ही दे देते, ठीक है, मैट दे देते, पेंट करने की ज़रूरत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, भाई साहब डंडी ही दे देते घुमाने के लिए। अगला जो नेगेटिव है इस गाड़ी का वो है इसकी ड्राइवर सीट। अब कंफर्ट बढ़िया है, ठीक है, आगे पीछे आप आराम से कर सकते हो, लेकिन केवल 4 वे एडजस्टेबल है, 6 वे होनी चाहिए थी। छठा वे इसका ये है, 5वां छठा वे, यानी कि सीट ऊपर नीचे होती तो और ज़्यादा मज़े आते। अब ये पूरी ही नीचे है ये सीट। मेरी आदत है कि मैं सीट को बिल्कुल ऊपर रखता हूँ, सीट को पीछे रखता हूँ, पीछे वाला एंगल है उसको हल्का सा रिक्लाइंड रखता हूँ, जिस वजह से जो है ड्राइविंग फील आपको बहुत ज़्यादा बेटर मिल जाती है, स्पेशली SUV गाड़ियों के अंदर। मैं भाई साहब कैमरी के अंदर सीट ऊपर रखता हूँ, ये तो फिर भी SUV है, बेस मॉडल है, ठीक है। आपको XUV 700 के अंदर मिल जाएगी ये चीज़। आपको थार का जो है 4x2 का जो है बेस मॉडल है उसके अंदर भी आपको हाइट एडजस्ट मिल जाएगी। लेकिन इस 16-17 लाख रुपए की गाड़ी के अंदर आपको जो है हाइट एडजस्टेबल वाला सीन इसके अंदर ड्राइवर सीट के अंदर नहीं मिलता। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस वेरिएंट का मेरे को यही लगता है। ये अगर दे देते तो भाई कितने ही पैसे लग जाते, ठीक है, 20-30 हज़ार रुपये महंगी कर देते गाड़ी, कोई बात नहीं। लेकिन ये ना अभी तो बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रहा, कुछ वक्त बाद फील होएगा। अब जो बहुत ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ 6 फुट से ऊपर के बंदे, 6'2" हो गए, 6'4" हो गए, जो पीछे रखते हैं सीट और नॉर्मली भी सीट नीचे रखते हैं, उनके लिए तो है भाई साहब बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़। जो सीट वैसे भी नॉर्मली नीचे रखते हैं उनके लिए भी ठीक है, लेकिन हमारे जैसे बंदे जो बिल्कुल हवा में सीट को रखते हैं ताकि और ज़्यादा हवा वाली फील आए और ज़्यादा ऊंचा ऊंचा फील आए, वो भाई साहब कहाँ जाए, ये देना चाहिए था। अगले नेगेटिव के ऊपर आ जाते हैं इसका जो है गियर बॉक्स। अब गियर बॉक्स ठीक है, लेकिन जो गियर बदलने वाला सीन है ना, वो करता है बड़ा आवाज़। ये देख लो, यहाँ तक आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी मेरे चेन के साथ। मेरा चैन भी उजाड़ देती है ये। तो नॉर्मली आप एक लंबे ड्यूरेशन पे इस गाड़ी को चलाते हो तो ये जो है ना, यूँ नहीं कह रहा कि अटकता है भाई, कोई भी गियर नहीं अटकता इस गाड़ी का, ये बहुत अच्छा फैक्टर है। लेकिन भाई साहब आवाज़ ज़रूर करता है ये शिफ्टिंग के टाइम। अब ये थोड़ा सा और ज़्यादा साइलेंट होता है इसके अंदर, और ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जाता तो मेरे ख्याल में और ज़्यादा आपको जो है थोड़ी सी फीलिंग बेटर होती। बट ठीक है, एक नेगेटिव के अंदर मैंने डाला है क्योंकि कहीं ना कहीं फील होता है, बट कुछ लोगों को ये चीज़ फील नहीं होने वाली, डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। तो अपना देख लेना भाई, मेरी तरफ से तो इतना ही था। अगला नेगेटिव आ जाता है इसी गियर के पीछे ये जो कप होल्डर दिया गया है। अब इसके अंदर आप कोई भी बोतल रख लो कोई बात नहीं, ग्लास रख लो कोई बात नहीं, कोई ग्लास बॉटल रखने के लिए है बहुत ज़्यादा बढ़िया। लेकिन आप अगर अपना फ़ोन रखते हो या कोई भी प्लास्टिक की चीज़ रखते हो या कोई भी एल्यूमिनियम लोहे का कुछ भी आप ऐसी चीज़ रखते हो जो बजती हो, वो यहाँ बहुत ज़्यादा बजने वाली है। मैं कप होल्डर भी कहूँगा, ये भी कहूँगा।
जैसे ये एरिया है पूरा प्लास्टिक है, ठीक है, ये एरिया है पूरा प्लास्टिक है, इसके अंदर ना कोई सॉफ्ट टच नहीं है। मत दो डैशबोर्ड पे, नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, यहाँ भी मत दो, कोई बात नहीं है। इस एरिया में, ठीक है, और इस एरिया में हल्का सा सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाता है ना, तो ऐसी चीज़ें मान लो कुछ यूँ रखा है, मैं पावर बैंक रखता था यहाँ अपना, फ़ोन रखूँ तो यूँ 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 कोई बजता रहेगा, ठीक है। पावर बैंक स्पेशली बहुत ज़्यादा बजता था। फ़ोन भी मैं रखूँ ना, खट 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 यूँ घूमता रहेगा। यहाँ रखूँ, ब्रेक मारूँ, गाड़ी मोड़ूँ तो यूँ देख लो। तो ये जो है ना, ये एक अटेंशन टू डिटेल वाली चीज़ है। कुछ ही लोग फील करेंगे, लेकिन ओवर द टाइम आपको अच्छे खासे तरीके से ये चीज़ फील होने वाली है कि यहाँ पर आपको जो है सॉफ्ट टच आपको ज़रूर मिलना चाहिए था, जिस वजह से जो है आपको बहुत ज़्यादा बजने बजाने वाली आवाज़ ना आए। अब नया फ़ोन लिया यार मैंने, ठीक है, मैं यहाँ रखने में ना मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं यहाँ रखता हूँ उस फ़ोन को, अपने वाले को, क्योंकि अभी कवर भी नहीं लगाया और फट 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 यूँ बजता रहता है। देख लो, ये ना थोड़ी चीज़ है। बंदे ने कवर भी लगा रखा हो ना, साइड करो, नहीं लगा रखा तो भी मैं चीज़ बता देता हूँ, ये है सबसे बेस्ट जगह फ़ोन रखने की आपके। कैसे रखे यार आदमी, झूलता रहेगा, सॉफ्ट टच होता तो हल्का सा एक जगह बैठ जाता। थोड़ा सा सोच लेते महिंद्रा, हल्का सा सोचना था भाई। अगला नेगेटिव भी जो है आपको इसी एरिया के अंदर ढूंढना है, ठीक है। 5 सेकंड दे रहा हूँ, 5 4 3 2 1, आधा, 0, ठीक है। अभी तक आपने ढूंढ लिया तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, नहीं ढूंढा तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सारे एरिया में, यहाँ तक भी अगर मैं बात करूँ, आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट नहीं मिलने वाला। चाहे आप अपर मॉडल्स खरीदो तो भी नहीं मिलने वाला। आपको ये मिलेगा चार्ज करने के, जो कि बहुत ज़्यादा धीरे चार्ज करता है। तो आपको अगर जल्दी फ़ोन चार्ज करना है तो करोल बाग जाओ, यहाँ छेद कराओ, यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट लगवाओ, तो ही आपको जो है कामयाबी मिलेगी। ये बस आपको यूँ है, आपकी बैटरी कम नहीं होने देगी, बढ़ने अगर नहीं दे रही तो कम भी नहीं होने देगी। यहाँ पर अगर आप चार्जिंग लगा रहे हो तो 12 वोल्ट का एक दे देते भाई साहब, यहीं दे देते, यहाँ भी नहीं दिया, इन्हें छेद दे के छोड़ दिया। देना चाहिए था यार, है ना, अगर दे देते तो बहुत ज़्यादा जो है हेल्प हो जाती, ठीक है। 2 फ़ोन इंसान एक बारी में लगा ले, कोई गैजेट लगा ले एक बारी में, होना चाहिए था, है ना। क्या लगता है आपको, क्या लगता है, बताओ मुझे, बताओ 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 ना, कुछ तो बताओ, अरे कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ ना। अगला जो नेगेटिव है वो बहुत ज़्यादा फद्दू फीचर है, ठीक है। मैं आपको ये बताता हूँ भाई साहब, क्लियर कट बोलूँगा। इसका ये जो मीटर है ना, मान लो आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करके यहाँ गाड़ी की बहुत अच्छी एवरेज निकाली, ठीक है। आपने जो है कोई लंबी ट्रिप पे जा रहे हो, आप कोई अपनी वो कैलकुलेट कर रहे हो कि गाड़ी की माइलेज कितनी है, गाड़ी कितनी चली है, या जो भी XYZ आप ट्रिप जो भी चीज़ है भाई, 4-5 बार गाड़ी अगर एक दिन में बंद हो जाए, स्टार्ट हो जाए, चौथी 5वीं बार होना ही होना है कि इसका ये जो मीटर है ना, ये हो जाता है रीसेट। ओडोमीटर नहीं होता, वरना मौज ही हो जाती है अगर ओडोमीटर रीसेट होता हो, लेकिन ये जो है ना, ये हो जाता है रीसेट। और रीसेट कैसे होता है, ठीक है, इसकी ट्रिप जो है सारी 0 हो जाती है। मान लो मैंने स्पीड वाला खोल रखा है, जैसे आपको यहाँ दिखाता हूँ, मैंने ये खोल रखा है फ्यूल एवरेज वाला। आपने जो है कोई भी खोल रखा हो, मान लो स्पीड वाला खोल रखा हो, आपने ट्रिप 0 कर रखी हो, आपने फ्यूल वाला खोल रखा हो, दिन में एक ना एक बार आपको ऐसे यूं होगा कि ये जो है सारा सौदा रीसेट हो जाएगा और सब ऐसे 0 होके ये वाली स्क्रीन आपकी खुल जाएगी, जिसके अंदर सब कुछ 0 लिखा आ जाएगा, 0 0 0 0, माइलेज भी 0, एवरीथिंग 0। अब ये ना यार, कहीं बंदा लंबा जाए, कहीं बंदा बाहर जाए, मेरे जैसा बंदा फ्यूल एवरेज इस गाड़ी की कैलकुलेट करे, तो मेरे को नीचे ओडोमीटर के भरोसे चलना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं चल पाऊंगा। और पापा के आगे फ्लेक्स करने के लिए मेरे को अगर 15-16 की एवरेज दिखानी हो, और जब पापा को दिखाना हो कि 15-16 की एवरेज निकाल रहा हूँ मैं, पापा पिताजी, और ये 0 कर दे, तो पिताजी बहुत जूता जी मारेंगे मेरे। और ये जो है ना, जूत पड़वाने वाला काम है। बट जोक्स अपार्ट, ये चीज़ ना एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ना अजीब ही कर रखी है महिंद्रा ने। अपर वेरिएंट्स में मेरे को समझ आता है, जिसके अंदर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कमियां आ रही है। अबे बेस मॉडल को तो छोड़ देते हैं। बट मैं आपको शेयर कर रहा था ये चीज़, ओके। अगले नेगेटिव पे आ जाता हूँ, वो है भाई साहब इसका ये पेडल वाला एरिया। अब आपको डेडिकेटेड डेड पेडल ज़रूर मिल जाता है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर पैर रखना चाहो तो आपका जो है क्लच के नीचे पैर अटकेगा, ठीक है। आप क्लच के ऊपर पैर रखना चाहो तो कई बार ऐसा होता है कि आधा क्लच पे रह गया, आधा ब्रेक पे दब गया, और दोनों चीज़ इकट्ठी दब गई। तो ये जो है ना, आपको ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा आपको क्लमजी बोलूँ मैं, या बहुत ज़्यादा
बिल्कुल ही बंद बंद मिलता है, तीनों पेडल ना आपको बिल्कुल बराबर मिलता है। अब देखो क्लच पे है, रेस पे है, बीच में मेरे पास पैर रखने की जगह नहीं है, ये हटा के यूँ होगा। कई बार हुआ मेरे साथ, मैं ऐसे क्लच दबाने निकलूँ और ब्रेक भी यूँ साथ साथ दब जाए। अब ये जो चीज़ है ना यार, ये एक्चुअल में होनी नहीं चाहिए, ठीक है। हल्की सी चौड़ाई बढ़ा देते। डेड पेडल का कॉन्सेप्ट अच्छा है, होना चाहिए, बट ये जो है ना, ये थोड़ा सा मेरे को इनकन्वीनियंसी के ऊपर ले जाता है कि तीनों पेडल जो है ना, या तो कुछ तो करना चाहिए था, कुछ तो दिमाग लगाना चाहिए था महिंद्रा को। इस वाले को हल्का सा एक्सेलरेटर को इधर और कर देते, पास कर देते हैं, जो भी एक्सवाइजेड चीज़ है, कि हल्की सी जो स्पेस है ना आपकी क्लच और ब्रेक के बीच में होनी चाहिए थी। मैं ब्रेक और रेस के बीच में नहीं कह रहा, क्लच और ब्रेक के बीच में हल्की सी जो है ना, इतनी आध पौना इंच जो है जगह और होनी चाहिए थी, ताकि चीज़ें जो है और ज़्यादा वेल सेटल्ड हो जाती। अटेंशन टू डिटेल है भाई साहब ये चीज़। अगले नेगेटिव के ऊपर आ जाऊं तो उसकी मैंने रील भी बनाई थी, शॉर्ट भी बनाई थी। इसका जो है स्पॉइलर की हालत देख लो, ठीक है। अब इसको पेस्टिंग का इशू बोल सकता हूं मैं, है, लेकिन ये जो है मैंने महिंद्रा से एज एन एक्सेसरी लगवाया था। अब कंपनी से जो बिल्कुल जहाँ से बन के आती है गाड़ी, वहाँ से ऑब्वियसली हो सकता है बेटर क्वालिटी में चिपक के आता हो, लेकिन डीलर ने ही लगाया था ये हल्का सा जो है ना आ चुका है भाई साहब हाथ में। अब ये हाथ की बात हो चुकी है, ये मैं कैसे ठीक करवाऊँ मुझे पता नहीं। अब मैंने ये गाड़ी रेवाड़ी से खरीदी थी, रेवाड़ी का चक्कर काटना पड़ेगा मेरे को ये ठीक करवाने के लिए। हे भगवान, थोड़ा सा सोच लेते। ये देखो है यार, क्वालिटी इश्यूज ऑब्वियसली है प्लास्टिक की, लेकिन लोहे की बात करूँ ना, गाड़ी का बहुत बढ़िया है। अब बाकी जो है ना, इसकी बेइज्जती करने वाला हूँ मैं ड्राइविंग के अंदर, कि क्या कुछ आपको जो है चीज़ें फील होने वाली है आपके दिल के ऊपर, जो बेहद बुरी लगेंगी। अब ये वाला जो नेगेटिव है ना, ये वाला नेगेटिव महिंद्रा के जो है डीएनए के अंदर है। अब पुरानी कोई भी गाड़ी उठा लो इनकी, मेरे पास महिंद्रा एक्सयूवी थी जो मैंने 2.5 लाख चलाई थी, उसके अंदर ये इशू था। स्कॉर्पियो है, नई नवेली है, बिल्कुल नई गाड़ी, जब 4000 चली थी तभी ये इशू आकर खड़ा हो गया था। यानी कि जैसे ही स्टीयरिंग सीधा करोगे गाड़ी भगेगी लेफ्ट की तरफ। जैसे ही मैं इधर मुंह करूं, धीरे धीरे सीधी होकर और जाके वरना में लग जाएगी। ये देख लो। और ये मैंने यूं नहीं है कि एलिवेशन सड़क की ऐसी हो, मैं बिल्कुल सीधे एलिवेशन में कैमरे को रखूं। ये देखो, जैसे ही मैं स्टीयरिंग छोड़ दूंगा ये लेफ्ट में गया, ब्रेक मारूंगा तो धीरे धीरे और लेफ्ट में आ जाती है। हल्की सी तेज स्पीड में लेके जाऊं, ये देख लो, फिर धीरे धीरे पंजा दिया, ये साइकिल वाले, और अब पंच में जाती है अभी तो भैया, यू टर्न ले लेते हैं। अभी लेफ्ट पुल जो है ना, मैंने इसकी अलाइनमेंट करवा ली, मैंने व्हील बैलेंसिंग करवा ली, फिर भी जो है स्टीयरिंग का इशू ये रहता है, ठीक है। आपके पहियों का इशू नहीं है, स्टीयरिंग का इशू है महिंद्रा के अंदर, हाइड्रोलिक है, उसके बावजूद भी ये रेस लगाते हुए 2 चैंप रे सुल्तान कर दे चढ़ाई, बहुत बेहतरीन। ये एक करा छोड़ा, गाड़ी गई झाड़ियों के अंदर, ले जाऊं कहाँ जाके रुकेगी मैं देखना चाहता हूँ। ये देख लो। बिल्कुल सीधा छोड़ा था मैंने स्टीयरिंग, और हल्की सी हाई स्पीड में लेके जाऊं 60-70 के आसपास, समझ आएगा आपको। भाई उल्टा कहाँ रहा है मेरे दोस्त, 60-70-72, ये आ गया मैं कॉर्नर मोस्ट लेन में, स्टीयरिंग छोड़ा। ये अब लंबे हाईवेज के क्रूज के ऊपर ना मेरी आदत है, और बहुत भाइयों की आदत होगी, कि बिल्कुल ही स्टीयरिंग को ना बीच बीच में हल्का सा फ्री छोड़ देते हैं, ठीक है, हाथ वाथ फ्लेक्स करने के लिए, थोड़ा यूं यूं चटकाने के लिए। अब आप इसका स्टीयरिंग छोड़ के दिखा दो मेरे को। छोड़ना नहीं चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ दोनों हाथ से पकड़ना चाहिए, बट लंबे क्रूज के अंदर भी दिक्कत है, और नॉर्मल सिटी ड्राइव के अंदर भी अगर मैं चला रहा हूँ ना, तो स्टीयरिंग के इधर मेरे को वजन रखना पड़ता है ताकि गाड़ी हल्की सी सीधी चलती रहे। अब वो ना स्टीयरिंग के अंदर परफेक्शन महिंद्रा कभी ला ही नहीं पा रही, मैं देख चुका हूँ, ये महिंद्रा के बस की नहीं रह रही कि स्टीयरिंग के अंदर बहुत तगड़ी परफेक्शन ले आए, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे जो है हाइड्रोलिकल हो, चाहे कुछ हो, स्टीयरिंग जाएगा आपका शू, ये गया लेफ्ट की तरफ, ये देखो गया। ये है भाई साहब नेगेटिव, पकड़ लिया। अब आ जाता हूँ भाई इसके फाइनल जो है नेगेटिव, मेरे को ओवरऑल जो फील हुआ उसके अंदर 2 चीज़ डाल ही देता हूँ मैं, ठीक है। पहली चीज़ ये है, सिटी के अंदर चलाते हो तो आपको गेयर जल्दी बदलने पड़ते हैं फॉर अ गुड एवरेज, ठीक है। 2000 RPM जब भी पकड़ लेती है, और आपको जल्दी जल्दी इसके गेयर शिफ्ट करने पड़ते हैं। दूसरी चीज़, लो स्पीड पे आप चलते हो ना, तो आपको ये फील होता है कि अब मैं बिल्कुल लो वाइब्रेट उस पर आ गया हूँ, गेयर पे 3रे पे हूँ, ठीक है।
1000 RPM के नीचे आ गया तो उठने के लिए ना मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा वाइब्रेशन फील होती है गाड़ी के अंदर भी। और वो वाइब्रेशन ऐसी वाइब्रेशन नहीं है, वो थोड़ी कानों के अंदर चुभने वाली वाइब्रेशन है, हुर्र ऐसे करके। ये देखो, ठीक है। लो एंड पे यूँ नहीं है कि ये खिंचती रहती है। अब XUV के अंदर ये चीज़ थी, लो एंड पे मैंने गियर लगा रखा है ना, तो वो खिंचती रहती है। मैं ब्रेक लगाऊं, इसके अंदर ब्रेक लगाऊंगा तो गाड़ी रुक जाएगी, मामला है ये। अब वो रोकने वाला सीन यूँ हो जाता है कि भाई थोड़ी सी वाइब्रेशन आपको लो एंड के अंदर 1000 RPM 1800 के आसपास अगर आप उठा रहे हो गियर को, गाड़ी को, जैसे तीसरे चौथे गियर के अंदर, तो आपको ये चीज़ फील होनी ही होनी है, ठीक है जी। और तीसरी भी चीज़ इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ, लो स्पीड वाली जो ड्राइव है ना इसकी, वो है थोड़ी सी बम्पी। अरे हाँ, जो लो स्पीड वाली ड्राइव है इस गाड़ी की, वो आ जाती है थोड़ी सी बम्पी। अब बम्पी ड्राइव है वो आपको फील होने वाली है। और सस्पेंशन हालांकि बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया एक्ट करते हैं हाई स्पीड के ऊपर, ठीक है, बहुत बढ़िया एक्ट करते हैं जो मैं कहूँगा ख़राब सड़कों के ऊपर। बट उन्हीं ख़राब सड़कों के ऊपर अगर मैं इसको चलाऊँ बिल्कुल लो गियर के अंदर, तो गाड़ी दम 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 ये बहुत ज़्यादा फील होता है। तो सॉफ्ट सस्पेंशन है उसके बावजूद भी मेरे को इतना ज़्यादा फील हो रहा है, विच इज़ नॉट वेरी गुड। तो ओवरऑल वर्डिक्ट मेरा यही था महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के पॉजिटिव नेगेटिव आफ्टर 2 months। 2 वीडियो के अंदर आपको मिली हैं ये चीज़ें, और होपफुली आपको जो है सारे पॉइंट कवर कर दिए होंगे। आपके कोई भी और ज़्यादा डाउट हैं तो मेरे को ज़रूर कॉन्टैक्ट करो, ठीक है जी। इंस्टा की ID आपको जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, आपको जो वीडियो के एंड पे मिल जाएगी। किसी भी भाई को कोई भी डाउट होना ही पुरानी गाड़ी से रिलेटेड तो मेरे को ज़रूर बताना। हमारी महिंद्रा XUV 500 और पोलो दोनों फॉर सेल है, तो कोई भी इंटरेस्टेड हो मेरे को ज़रूर बताना। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।